नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो संधि पर है। कौन से टॉपिक पर? आज का जो क्लास है वो संधि पर है। इससे पहले मैं आपको वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। दूसरी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह पहली क्लास में पढ़ाया था। दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ के बारे में बताया था। तीसरी क्लास में मैं आपको शब्द रूप में मैंने वचन बताया था, लिंग बताया था, कारक बताया था। आज का जो टॉपिक है वो संधि पर है। संधि का पहले मैं मूल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद जो भी प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले संधि क्या है, संधि का क्या अर्थ होता है, संधि कितने प्रकार की होती है, इन सभी पर मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं क्लासें लूँ आप तक ये क्लास पहुँच सके। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ संधि नामक टॉपिक। देखिए, संधि इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। देखिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल या जोड़ होता है। क्या होता है? मेल या जोड़ होता है संधि का शाब्दिक अर्थ है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किसका मेल या जोड़? तो वर्णों का मेल। किसका? वर्णों का मेल या जोड़ किसका होता है? संधि में वर्णों का मेल या जोड़ होता है, शब्दों का मेल जोड़ नहीं होता है, बल्कि वर्णों का मेल जोड़ होता है। इसके परिभाषा में आप कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल या जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि दो वर्णों का जब मेल होता है, क्या दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का आशय जो उसमें परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो संधि आपका शब्द क्लियर हो जाना चाहिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। और संधि की परिभाषा अगर पूछी जाए आपसे तो आप अपने से बनाकर कहिए कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जब मेल होता है तो मेल होने में या जोड़ने में जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि के भेद। संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद हैं। एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है, एक विसर्ग संधि है। तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। तो संधि के भेद में आप देखेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए, जो स्वर संधि होती है यहाँ पर एक विशेष देखिए, अगर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को अगर आपको पहचानना होगा तो बहुत ही आसान तरीका है। जो स्वर संधि होगी उसमें देखेंगे आप तो दोनों तरफ स्वर होगा, दोनों तरफ क्या होगा? स्वर होगा। मतलब प्लस के इस बाएं भी और दाएं भी, प्लस के इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड स्वर होगा, तो तभी उसे कौन सी संधि? स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। वहीं पर अगर व्यंजन संधि की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन संधि में ये हो सकता है कि आगे स्वर हो सकता है, पीछे व्यंजन हो सकता है, आगे स्वर हो सकता है, पीछे व्यंजन हो सकता है, या आगे व्यंजन हो सकता है, पीछे स्वर हो सकता है, या व्यंजन व्यंजन ही हो सकता है। इसमें व्यंजन संधि में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, व्यंजन शब्द, मतलब कि प्लस के पहले या बाद में व्यंजन संधि में व्यंजन शब्द जरूर आएगा। वहीं पर अगर आप विसर्ग की बात करेंगे तो विसर्ग में देखिए, ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ रहता है। प्लस के पहले हमेशा विसर्ग का चिन्ह लगा रहेगा, और प्लस के बाद या तो स्वर होगा या तो क्या होगा या तो व्यंजन होगा। ये दोनों शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है विसर्ग संधि में कि प्लस के पहले क्या होगा? विसर्ग का चिन्ह लगा रहेगा, और प्लस के बाद या तो स्वर होगा या तो व्यंजन वर्ण होगा। तो इससे आपका स्पष्ट हो गया कि अगर स्वर संधि होगी तो दोनों प्लस के दोनों तरफ स्वर होगा। व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन संधि होगी तो या तो स्वर और व्यंजन होगा, या व्यंजन और स्वर होगा, या व्यंजन व्यंजन होगा, लेकिन व्यंजन जरूर होगा, चाहे प्लस के पहले या प्लस के बाद। विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह के बाद स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं। तो अब आते हैं हम स्वर संधि।
देखिए मूल संधि के तीन प्रकार हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। अब आते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में आप देखेंगे तो जो स्वर संधि होता है वो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अगर स्वर संधि के भेद की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। तो एक एक संधि के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है, और तीसरा कौन सा, विसर्ग होती है। और जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक दीर्घ स्वर संधि होती है, और एक गुण स्वर संधि होती है, एक वृद्धि स्वर संधि होती है, एक यण संधि होती है, एक अयादि संधि होती है। अब मैं बात करूंगा पहली संधि, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि आप कह सकते हैं इसे। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहेंगे, तो ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। मतलब कि देखिए जैसे प्लस के पहले आ गया, प्लस के बाद भी आ गया, तो जब दोनों मिलेंगे स्वर तो ये दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। मान लीजिए प्लस के पहले ई आ गया और प्लस के पहले ई आ गया, तो ये दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे प्लस के पहले दीर्घ आ गया, प्लस के बाद ह्रस्व आ गया, तब भी ये क्या होगा, दीर्घ होगा। ऐसे ही मान लीजिए पहले ह्रस्व आ गया, बाद में दीर्घ आ गया, तब भी दोनों मिलकर दीर्घ होगा। मतलब कि दीर्घ ही होगा। दीर्घ संधि में दोनों वर्ण जब दोनों सवर्ण वर्ण जब मिलेंगे तो कैसा हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएगा। संस्कृत में एक सूत्र भी कहा गया है, अकः संवर्णे दीर्घा। अकः संवर्णे दीर्घा का आशय ये है कि जो आ है, ई है, उ है, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण पर मैं आता हूँ। तो देखिए स्वर प्लस अर्थी, स्वर प्लस अर्थी। देखिए उदाहरण, देखिए स्वर लिखा है, एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा गया है विद्या प्लस आलय। कौन सा, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय लिखा है। देखिए प्लस के पहले क्या है, आ है, तो दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ उतार लीजिए। प्लस के बाद भी क्या है, आ है, दीर्घ आ है। अब दोनों आ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब जब इसको दीर्घ आ को यहाँ पर देखेंगे कौन सा शब्द बचा, यहाँ पर देखेंगे जब इसमें दा का आ निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल दा ही रह जाएगा, यहाँ पर हलंत लग जाएगा। जब ए आ इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्या, ये आ जब इसमें मिल जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो विद्या, और लास्ट में क्या है, लय बचा है, तो लय जोड़ दीजिए, विद्यालय हो जाएगा। तो विद्या प्लस आलय में विद्या का आ, आलय का आ मिल के दोनों दीर्घ हो जाएंगे। तो जब दीर्घ आ भी दीर्घ हो जाएगा, और उसके बाद इस विद में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण से स्वर प्लस अर्थी, स्वार्थी। देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ है। देखिए कोई भी वर्ण हो, जैसे ये का लिखा है तो का में आ छिपा है। अगर मूल रूप से का लिखेंगे तो आप ए सिरा लिखेंगे, लेकिन जब इसमें ह्रस्व आ जोड़ देंगे तो आ जब जोड़ देंगे तो एक मूल रूप से का बन जाएगा। वैसे अगर देखेंगे तो का या का से लेकर ज्ञा तक जो भी शब्द हैं सब में क्या लगते हैं, जो भी वर्ण है सब में हलंत का प्रयोग होता है। इसमें आ ऐड रहता है, सभी वर्ण में आ ऐड रहता है, का से लेकर ज्ञा तक। ठीक, देखिए अब स्वर प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी। देखिए यहाँ पर आ रहा है, बीच में दीर्घ आ रहा है, बीच में दीर्घ। इसका एक पहचानने का और भी अच्छा तरीका है कि अगर स्वर दीर्घ स्वर संधि रहेगी तो बीच में आ रहेगा। हर जगह देखिए बीच में आ है,
हर जगह बीच में आ है। देखिए स्वर प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, देव प्लस अर्चन बराबर देवर्चन, दैत्य प्लस आरी बराबर दैत्याचारी। देखिए आ हो जा रहा है दीर्घ, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, दोनों आ मिलकर दीर्घ आ हो जा रहे हैं। राम प्लस अवतार रामावतार, देह प्लस अंत देहांत देहांत, और वेद प्लस अंत वेदांत, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, अधिक प्लस अधिक 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 पर प्लस अधीन पराधीन, परम प्लस अणु परमाणु। तो इस तरह से आपका दीर्घ संधि समाप्त होता है। अब देखिए गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है, आ और आ के बाद जब ई आता है और ई आता है या उ आता है या री स्वर आए, तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो मतलब ये कह रहा है कि देखिए जैसे आ है या दीर्घ आ हो जाएगा, चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। फिर उसके बाद प्लस में अगर ई आ रहा है या उ आ रहा है या री आ रहा है, अगर ये तीनों वर्ण आ रहे हैं प्लस के बाद, तो क्या हो रहा है कि जो मिलने पर क्या हो जा रहा है, जब ए आ या आ ई से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब आ और आ उ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जब आय और आ री से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इन्हीं दोनों के स्थान पर जब आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, जब आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, जब आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। यही क्या है, गुण संधि है। यही क्या है, गुण संधि है। देखिए गुण संधि के उदाहरण में देखिए इसको दिखाया भी गया है कि नियमों का संक्षेप कर देखिए, आ ई उ री के स्वर आए तो मिलने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। देखिए उदाहरण इसका देखिए, आ मिलकर क्या हो जा रहे हैं, आ ए हो जा रहे हैं, आ ई मिलकर ए हो जा रहे हैं, आ उ मिलकर ओ हो जा रहे हैं, आ उ मिलकर ओ हो जा रहे हैं। देखिए चाहे दीर्घ आ हो चाहे ह्रस्व आ, सभी में जब ई मिल रहा है तो ए हो जा रहा है, और उ मिल रहा है तो ओ हो जा रहा है, जब री मिल रहा है तो अर हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से देखिए दीर्घ ई भी मिल रही है तब भी ए हो रहा है, और दीर्घ उ मिल रहा है तब भी ओ हो रहा है। तो देखिए ये हो गए, ये हो गए कौन से संधि, ये हो गए गुण संधि। ये हो गए गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। अब देखिए आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि उसमें उदाहरण कोई नहीं दिया है, जैसे देवधन इंद्र वगैरह, देवेंद्र होता है, राकेश होता है ना, राकेश होता है, इस महेंद्र होता है। तो जो इस तरह के जितने भी ए का मात्रा लगा हुआ होता है वो सभी के सभी गुण संधि के अंतर्गत आता है। इसमें दिया नहीं गया है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे राकेश हो गया, क्या हो गया, राकेश हो गया, देवेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, और कौन सा, देवेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, सुरेश हो गया। जब जहाँ जहाँ ए का मात्रा आपको दिखेगा वहाँ वहाँ आप समझ लीजिए कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। वृद्धि संधि पर आते हैं। नियम, आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आए हो जाता है। और जब आ के पश्चात या आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। मतलब ये कह रहा है ये कि देखिए आ के बाद अगर ए आए आएगा दोनों मिलकर आए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। और ओ आए अगर आएगा, आ के बाद अगर ओ आए आएगा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये क्या है, वृद्धि संधि। मतलब इसमें वृद्धि हो जा रही है। देखिए ए आ और ए मिलकर ए हो गए हैं, आ और आए मिलकर आए हो गए हैं, आ और ए मिलकर आए हो गए हैं। इस तरह से आ और मिलकर औ हो गए हैं। ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वृद्धि संधि में जैसे सदैव लिखा गया है, कौन सा, सदा, एक मिनट, सदा
प्लस एव, तो इसको जब आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, वहाँ पर गुण में एक मात्रा लग रहा था ए का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो मात्रा लग जाएगा, सदैव हो गया। ऐसे देवेश्वर हो गया, तथैव हो गया, वनेव्ज हो गया, इस वनौज हो गया ना। तो इस तरह से जो शब्द आएंगे वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। किस संधि के अंतर्गत, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए आइए यण संधि। यण संधि में देखिएगा ई के ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे या, उ और दीर्घ उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे र हो जाता है। देखिए अगर ई और ई के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, मतलब ई के बाद कोई भी स्वर दूसरा आ रहा है, ई को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पे या हो जाएगा, और उ के स्थान पे वा हो जाएगा, री के स्थान पे रा हो जाएगा, री के स्थान पे रा हो जाएगा। यही क्या है, यण संधि है, यही यण संधि है। इसमें उदाहरण ही नहीं दिया है, उदाहरण मैं एक दो दे रहा हूँ। जैसे देखिए लिखा है यदि प्लस आपी, क्या लिखा है, यदि प्लस आपी, तो देखिए यहाँ पर ई है, छोटी ई है ना, और यहाँ पर आ है, तो ये दोनों ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे या हो जाएगा, और जो यहाँ पर या हो जाएगा, और जो ये आ है आ इसी पे मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यद्यपि, और यहाँ पर आधा दा बच जाएगा, यहाँ पर आधा, भाई जो ई का मात्रा है केवल इसी के स्थान पे, जैसे लिखा है क्या, यदि प्लस अप लिखा है, यदि प्लस अप लिखा है, तो जो इसमें दा के ऊपर जो ई का मात्रा लगा है, जब वो ई का मात्रा हट जाएगा तो यहाँ पर यद बचेगा, और यहाँ पर क्या ई का मात्रा है, पहले वैसे मैं तोड़ दे रहा हूँ, ई का मात्रा है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आ है, और इधर क्या है, इधर कौन सा शब्द बचा है, पी बचा है। तब देखिए ई के स्थान पे या हो जा रहा है, या हो जा रहा है, और ए वाला आ इसमें आकर जब मिल जाएगा, और ए आधा दा और या मिल जाएगा, तो कौन सा, ए वाला दा बन जाएगा ना, और या यहाँ बचा है तो या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, पी बचा है, तो पी उतार दीजिए, यद्यपि हो जाएगा। तो इस तरह से जो यण संधि है, ई के बाद अगर समान स्वर या हो जाएगा, और वाह के बाद क्या हो जाएगा, उ के बाद वाह हो जाएगा, री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। यही केवल परिवर्तन होगा, री रा में परिवर्तन हो जाएगा, उ वा में परिवर्तन हो जाएगा, ई या में परिवर्तन हो जाएगा, ना कि दूसरा वाला शब्द परिवर्तन होगा। यद्यपि हो गया जैसे, और आदि आगमन जैसे हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण आते हैं यण संधि के अंतर्गत। अब देखिए अयादि संधि। अयादि संधि में देखेंगे तो ए ओ आओ, ए ओ आओ, मतलब ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वर से होता है, तो ए के स्थान पे आय हो जाता है, और आय के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के स्थान पे औ हो जाता है, और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। ये कौन सा देख, यहाँ पर देखिए आय आय आओ आओ, इसका लक्षण है, ये बीच में दिखाई देगा आपको पढ़ने पर। देखिए ए आए ओ आओ, ये क्या है, जब इसके साथ कौन सा स्वर, कोई भी स्वर असवर स्वर मिलेगा तो क्या हो जाए, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, आओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा। इसमें कोई उदाहरण दिया ही नहीं गया है, तो मैं ही एक आध उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए जैसे नए प्लस आका लिखा है, क्या लिखा है, नए प्लस आका लिखा है, नए प्लस आका लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आय है और यहाँ पर आ है, तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा, और आय हो जाएगा, और यहाँ पर अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नायका, नायक। समझ में आया। देखो भाई यहाँ पर नय है प्लस अक है, नय है प्लस अक है। अब इसमें का आय अगर निकाल लेंगे आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आधा ना बचेगा, और प्लस के बाद क्या है, अक है ना। अब जो ये आय का मात्रा है ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो आय में परिवर्तित हो जा रहा है ना। तो देखिए अब जो ये आ है ये ना में जुड़ जाएगा, तो ये दीर्घ
ना हो जाएगा। और उसके बाद जो ए आधा आ है, इसमें अगर ए वाला आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा आ बन जाएगा, और ये वाला का उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, नायक ना, नायक, गायक। इस तरह से जो छोटे छोटे शब्द आते हैं ये सभी के सभी अयाद संधि के अंतर्गत आते हैं। अब आइए व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आप देखेंगे तो व्यंजन संधि की परिभाषा में आप देखेंगे, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाती है या कहलाता है। वह पहला नियम इसमें व्यंजन संधि का पहला नियम दिया गया है, कौन सा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। किसमें भैया, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब देखिए का, चा, टा, ता, पा, अगर इसका मेल किससे होता है, स्वर से होता है या अंतस्थ से होता है। अंतस्थ में कौन सा आता है, या आता है, रा आता है, या, रा, ला और वा। अगर इससे मेल होता है पहला वाला शब्द, जो वर्गीय व्यंजन का पहला वाला शब्द का, चा, टा, ता, पा का मेल अगर किसी स्वर से होता है या तो या, रा, ला, वा से होता है, तो जो ये पहला अक्षर है अपने के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा और ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। कब होगा, जब का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर से हो या अंतस्थ से हो। अंतस्थ का मतलब या, रा, ला, वा से होगा, तो ये अपने का तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अपने के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे दिक प्लस अंत, आ है, आ क्या है, स्वर है, और का में मिल गया तो देखिए यहाँ पर दिग्गंत हो गया है। क्या हो गया, दिग्गंत हो गया। जैसे दिक प्लस गज है तो दिग्गज हो गया। ही ऐसे देखिए, जैसे दिक लिखा है, दिक लिखा है, उसके बाद गज लिखा है ना, गज लिखा है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर गा, दिग्गज हो जाएगा, आधा ये का आधा का हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। वाक प्लस इस, वागीस हो जाएगा। दिक प्लस विजय, दिग्विजय हो जाएगा। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा। दिक प्लस अंबर, दिगंबर हो जाएगा। वाक प्लस दत्ता, वागदत्ता हो जाएगा। ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला नियम हो गया व्यंजन संधि का। दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। मतलब जो का है ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें का मतलब का अंगा हो जाएगा, चा का इया हो जाएगा, टा का अड़ा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा। ये दूसरे नियम के अंतर्गत आता है और नासिक ध्वनियों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। तीसरा नियम है कि छा संबंधित नियम। देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब छा से होने पर क्या होता है, छा से पहले चा जुड़ जाता है। देखिए ह्रस्व स्वर है आ ई उ री, और उसके बाद दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ औ है ना। इसके उदाहरण में आप देखिए, इसके उदाहरण में दिया गया है संधि प्लस छेद, संधि छेद हो जाए। देखिए यहाँ पर चा जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, चा जुड़ रहा है, हर जगह चा जुड़ रहा है। अगर छा के पहले कोई दीर्घ स्वर है या ह्रस्व स्वर है, तो जो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर है इसके बाद अगर छा आता है तो क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है भैया, चा जुड़ जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। देखिए हर जगह अनुच्छेद हो गया, परि प्लस छेद परिच्छेद हो गया, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया हो गया, छत्र प्लस छाया छत्र छाया हो गया, वि प्लस छेद बराबर विच्छेद हो गया, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद हो गया, वृक्ष प्लस छाया बराबर विच्छाया हो गया, आ प्लस छादन बराबर आच्छादन हो गया। तो देखिए सब में आधा चा जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि इससे पहले क्या, छा से पहले मतलब कि प्लस के बाद कोई स्वर आ रहा है और प्लस के बाद प्लस के पहले कोई स्वर आ रहा है और प्लस के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है। देखिए दोनों तरफ। तो ये हो गया संधि का, व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब चौथे नियम पर आते हैं। चौथा नियम देखिए ता संबंधित नियम है। देखिए ता व्यंजन के बाद अगर चा छा हो
तो चा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर जा झा रहेगा तो जा में परिवर्तित हो जाएगा। टा ठा रहेगा तो टा में परिवर्तित हो जाएगा, और डा ढा रहेगा तो डा में परिवर्तित हो जाएगा। ला रहेगा तो आधे ला में परिवर्तित हो जाएगा। ये चौथा नियम कहता है। कौन सा नियम? चौथा नियम कहता है। अब इसमें ता के बाद सा आए तो क्या हो जाएगा? ता का चा में और सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ता के बाद अगर हाय आए तो ता का ता में और ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है? धा में परिवर्तन हो जाता है। नियम अब पांचवा देखिए, तो नियम पांचवा में है माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार में बन जाता है। देखिए, अगर माँ के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आएगा तो उसी वर्ण का पांचवा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या? कौन सा? माँ, या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी शब्द प्लस के बाद पहले आ रहा है, प्लस के पहले माँ आ रहा है, बाद में कौन सा कोई भी वर्ण आ रहा है तो उसके किस में? पांचवें अक्षर में। मान लीजिए का आ गया तो का पांचवा अक्षर अंगा में हो जाएगा। चा आ गया तो चा का पांचवा अक्षर इया में हो जाएगा। टा आ गया, टा वर्ग का कोई वर्ण आ गया तो अणा में चेंज हो गया। ता वर्ग का कोई वर्ग आ जाएगा तो ना में परिवर्तित हो जाएगा। और पा वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा तो माँ में परिवर्तित हो जाएगा। ये कौन सा? माँ वाला नियम कहता है। माँ वाला नियम कहता है। अब देखिए, नीचे लिखा भी गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप लेता है, अतः सम को हम सम की तरह लिख सकते हैं। नियम छठवें में न का अण यदि री रा सा के बाद न व्यंजन आता है तो उस का अड़ा हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वहा आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए। तो देखिए, यहाँ अगर इसमें एक कहा जा रहा है कि अगर प्लस के पहले अगर रा आ जा रहा है, मूर्धन सा आ जा रहा है, क्या, या तो री आ जा रहा है, तो अगर ये आ जा रहा है प्लस के पहले, तो बाद में अगर ना आया है तो ये ना रहकर ये किस में चेंज हो जाएगा? तो आड़ा में। किस में? आड़ा में चेंज हो जाएगा। देखिए, परि प्लस मान परिमाण, रिस प्लस ना कृष प्लस ना कृष्ण, परि प्लस ना परिणाम। देखिए, अड़ाम में चेंज हो जाए, सब में अड़ा में चेंज हो जाए। ना जितना है सब किस में चेंज हो रहा है? अड़ा में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लस के पहले क्या आया है? या तो रा आया है, या तो मूर्धन सा आया है, या तो री आया है ना। देखिए, सब में परि रा आया है, सोस यहाँ पर मूर्धन सा, विष यहाँ पर मूर्धन सा, प्रा यहाँ पर रा आया, त्रिस यहाँ पर मूर्धन सा, यहाँ पर मूर्धन सा, यहाँ पर री, यहाँ पर रा, यहाँ पर किम प्लस यहाँ पर देखिए ये इसका अपवाद में है, यहाँ दे दिया गया है किम प्लस। तो देखिए, यहाँ पर ता आया है तो ये माँ जो है ये अनुस्वार में अब चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया है? अनुस्वार में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। मतलब कि कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान देना है इसमें ना वाले में कि अगर प्लस के बाद न आ रहा है और प्लस के पहले अगर री आ रहा है, कौन सा री आ रहा है, या रा आ रहा है, या मूर्धन सा आ रहा है, तो ये ना अड़ा में चेंज हो जाता है। किसमें? अड़ा में चेंज हो जाता है। अगला नियम देखिएगा। सा आदि सा व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आता है तो सा का मूर्धन सा में, दंती सा का मूर्धन सा में हो जाता है। जैसे बी प्लस सम, विषम। देखिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सम है, विषम हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा नियम है अगला, सा का सा में परिवर्तन। देखिए, अभि प्लस सेक अभिषेक हो गया, नि प्लस सेध निषेध हो गया, अनु प्लस संगी अनुसंगी हो गया, सु प्लस सुप्ति सुप्ति हो गया, बी प्लस सम विषम हो गया। देखिए, यहाँ सु प्लस समा सुषमा हो गया। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये सा है दंती सा, ये किस में परिवर्तित हो रहा है? मूर्धन सा में परिवर्तित हो रहा है। मूर्धन सा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक।
अब आइए देखिए, अगला है विसर्ग संधि। कौन सा है? अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं विसर्ग संधि में। देखिए, विसर्ग को तीनों सा यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग तालब सा, टा या ठा व्यंजन हो तो मूर्धन सा, ता था हो तो सा हो जाता है। मतलब कि अगर चा छा रहेगा व्यंजन तो तालब सा में हो जाएगा, टाठा व्यंजन रहेगा तो मूर्धन सा में हो जाएगा, और ताथा रहेगा तो दंती सा में हो जाएगा परिवर्तन। ठीक, हो जाएगा परिवर्तन। देखिए यहाँ पर निश्चल, देखिए यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर चा है, तो चा है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग तालब सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ निश्चल हो गया, निह प्लस च निश्चय हो गया, निह प्लस तार निस्तार। देखिए यहाँ पर नि के बाद ता आ गया, ता या था आएगा, ता या था आएगा तो जो विसर्ग है उस किस में परिवर्तित हो जाएगा? दंती सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो निह प्लस तार निस्तार, दुह प्लस तार दुस्तर, और निह प्लस छल निश्चल। देखिए यहाँ पर चा छा जा झा कोई भी शब्द आएगा, चा छा आएगा तो विसर्ग किसमें? तालब सा में परिवर्तित हो जाएगा। नि प्लस ठो निष्ठुर हो गया, नि प्लस चित तो निश्चित हो गया, नि प्लस तेज निस्तेज हो गया। तो इस तरह से इसका ये उदाहरण हो गया। अब आगे देखिएगा, इसका नमस्ते, धनुष्कार, ये सभी इसका क्या है? अब इसके अपवाद में देखेंगे आप तो अनुप्रसरण, अनुसरण लिखा गया। यहाँ पर देखिए अनुसरण, अनुसरण, विसरण, ये सभी के सभी अनुस्वार, ये तीनों अपवाद में हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, अनुसरण, विसरण, अनुस्वार। यदि विसर्ग के बाद तालब सा, दंत मूर्धन सा, दंती सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने के बाद का रूप ले लेता है। देखिए उदाहरण इसका, दुह प्लस शासन। तो देखिए दुःशासन, यहाँ से विसर्ग हट ही नहीं रहा है। क्या देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि अगर प्लस के पहले विसर्ग है और बाद में अगर तालब सा आ रहा है या मूर्धन सा आ रहा है या दंती सा आ रहा है तो जो ये विसर्ग है ये विसर्ग ही ऐसे ही बना रहता है। क्या? ऐसे ही विसर्ग बना रहता है, यही बात कही जा रही है। तो दो प्लस शासन में दुशासन हो गया, दुस्साहस हो गया, निसंकोच हो गया, निसंदेह हो गया, निसंतान हो गया, दुस्साहस हो गया, निसंग हो गया। तो ये सभी इसके उदाहरण है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद यदि का या खा अथवा पा या फा अथवा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर विसर्ग के बाद का आता है या खा आता है या पा आता है या फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे राजकण, तो राजकण यहाँ पर लिखिए पै पान। देखिए यहाँ विसर्ग बाद पा आ रहा है, यहाँ विसर्ग बाद का आ रहा था, यहाँ विसर्ग बाद का आ रहा है, यहाँ विसर्ग बाद का आ रहा है। अंतःकरण, अंतःकरण, प्रातःकाल, प्रातःकाल, वैसे सेम का सेम है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर आए तो विसर्ग मूर्धन सा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट, यहाँ पर देखिए छोटी ई का मात्रा है, छोटी ई का मात्रा है, इसलिए क्या हो गया? मूर्धन सा में प्रकट होकर निष्कपट हो गया। दुह प्लस कर दुष्कर हो गया। चतुः प्लस पाद चतुष्पाद हो गया। निह प्लस कलंक निष्कलंक हो गया। निह प्लस पाप निष्पाप हो गया। निह प्लस फल निष्फल हो गया। दुह प्लस कर्म दुष्कर्म हो गया। इस तरह से हो गया। अब देखिए विसर्ग संधि का रा, विसर्ग संधि का रा, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी
वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला व हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है? रा में परिवर्तित हो रहा है। देखिए जैसे कौन सा, दु प्लस उपयोग तो दुरुपयोग हो गया, नि प्लस मल निर्मल हो गया, नि प्लस उपमा निरुपमा हो गया, नि प्लस विंध निर्विंध हो गया, नि प्लस भय निर्भया हो गया, दु प्लस आचार दुराचार हो गया। ये किसमें विसर्ग रा में परिवर्तित हो रहा है? किस में परिवर्तित हो रहा है? रा में परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा देखिए आप निर्जन हो गया, निराशा हो गया, दुर्बल हो गया, दुराशा हो गया, निर्बल हो गया, निर्धन हो गया, निर्गुण हो गया, निराहा हो गया, निरुत्साह हो, दुर्लभ, गुण, निर्यात, निरक्षित, निरर्थक, बहिर्मुखी, पुनर्जन्म, इस तरह से ये सभी के सभी आते हैं विसर्ग संधि में। अब आ के स्थान पर आने पर यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आए आ अथवा कोई सघोष व्यंजन आए, सघोष का मतलब क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो आ और विसर्ग आह के बदले हो जाता है। देखा, मना प्लस योग मनो योग, मना प्लस वृद्ध मनोयुद्ध, यहाँ पर ओ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है ना, ओ हो जा रहा है। कब? सघोष वर्णों में, सघोष वर्णों में, सघोष वर्णों में। यहाँ पर मनोयोग, मनोवृद्ध, मनोरथ, मनोकूल, यहाँ ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए जो परीक्षा में पूछे गए हैं विसर्ग के उदाहरण हैं। अब देखिए परीक्षा में जो पूछे गए हैं उस पर मैं आता हूँ। अब उसमें कुछ रह नहीं गया है, वो सब प्रश्न के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था कि वाकजाल प्लस वाकजाल पूछा गया था, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, वो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में देखिए का के बाद जब जा आएगा तो इसका का किस में परिवर्तित हो जाएगा? गा में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वर्ण गा में परिवर्तित हो जाएगा तो वाकजाल हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए तल्लीन, तत् प्लस लीन, व्यंजन संधि। सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि। देखिए यहाँ पर दो मात्रा है ना, तो इसलिए वृद्धि संधि हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आ रहा, दौफी, दौ प्लस अफी, आयादि संधि का उदाहरण है। अत्याधिक, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, यण संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर यण संधि में क्या हो जा रहा था? या हो जा रहा था, वाह हो जा रहा था ना, तो या निरंतर, नि प्लस अंतर, विसर्ग संधि है। इत्यादि, इत प्लस आया आदि। मनोहर, मनः प्लस हर, विसर्ग संधि। पुरस्कार, पुरः प्लस कार, विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदाचार, सद प्लस आचार, व्यंजन संधि। निर्गुण, निह प्लस गुण, विसर्ग संधि। दिग्गज, ये कौन सा? व्यंजन संधि। जगदीश, व्यंजन संधि। महेश, स्वर संधि। महा प्लस ईश, महिष हो गया, ये कौन से? स्वर संधि का उदाहरण है। परमात्मा का सही क्रम देखिए कहाँ पूछा गया था? तो यूपी नेट एनटी एग्जाम में पूछा गया। परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस आत्मा, स्वर संधि। पराधीन का पर प्लस आधीन, स्वर संधि। उच्चारण का सही संधि उत प्लस चारण, व्यंजन संधि। महाशय का महा प्लस आशय, स्वर संधि। पवन का पौधन अन, स्वर संधि। उल्लास का उत प्लस लास, व्यंजन संधि। यण का यद्यपि, यद्यपि, यण संधि का उदाहरण यद्यपि है ना। वृद्धि संधि का उदाहरण महासौध है। यत्रयो का उदाहरण अतिधन एव। ये सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये सभी के सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछे जा सकते हैं। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्योपरांत। अधिनित, अधि अन प्लस अधिकृत। कप प्लस ई, कपीस। परोपकार, पर प्लस उपकार न। मना प्लस रमा, कौन सा संधि? विसर्ग संधि। चंद्रोदय में गुण संधि है। देखिए यहाँ पर ओ हो जा रहा है, चंद्रोदय में गुण हो रहा है, इसलिए गुण संधि है। तो देखिए महा प्लस महोदय, महा प्लस उदय। तन्मय, तत्प्लस
मैं देखिए संविधान टीजीटी पूछा गया है। सम प्लस विधान क्या हो जाएगा? संविधान। उन्नति में क्या? उत प्लस नति। अन्नति में अन प्लस अंत। ये कैसी संधि है? ये व्यंजन संधि है। प्रति प्लस छवि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि छ आया है लास्ट में। प्रमाण प्रधन मान। स्वेच्छा स्वाधन इच्छा। मनोहर मन धन हर। सरोज सराधन जा। ये व्यंजन संधि, सरोज में व्यंजन संधि है। प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छ। प्रतिधन अच्छ कौन सी संधि है? यण संधि। जगदीश जगत प्लस ईश कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संस्कृत में सम प्लस कृत पूछ सकता है। संस्कृत में सम प्लस कृत। यशोदा में यशा प्लस दा। अंतरात्मा में अंतर प्लस आत्मा। अंत्योगत्ता में अंतः गत्वा। मनोविज्ञान में मनः प्लस विज्ञान विसर्ग संधि। ये सारी चीज़ें कहाँ पूछे गए हैं? परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अब प्रश्नोत्तरी पर आता हूँ। किस पर आता हूँ? प्रश्नोत्तरी पर आता हूँ। ये सभी के सभी आप सॉल्व करा देता हूँ। 5 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत है? अन्याय अन्न प्लस न्याय दीर्घ संधि। गंगोदर गंगा प्लस उदक गुण संधि। इत्यादि इत प्लस आयाद यण संधि। विसर्ग संधि तेज मया। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र इंद्र चंद्र। हरि प्लस इंद्र दुष्प्राकृत। ये सभी लिखा है, इसलिए इसे आप एक पेज का है, आप देख लीजिएगा। अब आता हूँ मैं प्रश्नोत्तरी पे। ठीक है, किस पे आता हूँ? प्रश्नोत्तरी पे आता हूँ। देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद, इसमें आपको याद भी हो जाएगा। उसमें चूँकि लिखा है इसलिए मज़ा कम आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा कम ही आ रहा होगा, इसलिए मैं इसे प्रश्नोत्तरी वाला सॉल्व कराता हूँ। देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् प्लस लीन। कौन सा होगा? तत् प्लस लीन। और कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। सदैव शब्द में कौन सा? देखिए यहाँ पर आय का मात्रा लगा है, तो कौन संधि होगा? वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पर एक मात्रा होता तो गुण संधि हो जाता है, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो इसलिए वृद्धि संधि हो जाएगा ना। अब इसमें कुछ तरीका भी मैं बता दूंगा आपको पहचानने, कैसे पहचाना जाएगा। वाक जाल, देखिए यहाँ पर गा मतलब तीसरा वर्ण हुआ है, तो गा का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो वाक प्लस जाल, देखिए पहला वर्ण हो जाएगा। द्वा वपि संधि में विच्छेद होगा, तो दो प्लस अपि। इसमें आपको का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अत्याधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति प्लस अधिक। अत्याधिक अति प्लस अधिक कौन सी संधि है? यण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि कौन सा है? निह प्लस अंतर निरंतर हो जाता है। निह प्लस अंतर निरंतर हो जाता है। इत प्लस आदि में इत्यादि में कौन संधि है? तो इत्यादि में अयादि यण संधि है, मैंने पहले ही बता चुका। मनोहर में देखिए, मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनः धन न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, नहीं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? दो वर्णों का मेल होता है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा? एक कथन गलत है, तो कौन सा गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। ये दोनों पॉइंट तो सही है भाई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तीनों का परिभाषा सही हो गया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसको क्या पढ़े ना। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? सद प्लस आचार सदाचार हो जाता है। सद प्लस आचार सदाचार हो जाता है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने का एक शब्द निर्मित होगा, तो मृत्यु प्रांत हो जाएगा। कौन सा? मृत्यु प्रांत हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? ये कौन सी संधि है भाई? मृत्यु
प्रांत हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। देखिए यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है, तो कौन सा? अन प्लस अधिकृत। कौन सी? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन है, तो कपीस होगा। कौन सा? कपीस। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन संधि आती है, तो स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहा जाता है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर प्लस उपकारा प्लस उपकारा ये स्वर संधि का उदाहरण है। मना प्लस रमा में संधि करने पर जो शब्द बनेगा कौन सा होगा? तो विसर्ग संधि हो जाए। यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह ही लगा है, तो विसर्ग देखते ही आप विसर्ग संधि लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न 100% सही होगा। ठीक है, विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो गया। गुण संधि होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओ का मात्रा, अगर ओ का मात्रा दिखाई दे देगा, ए का मात्रा दिखाई दे देगा तो गुण संधि हो जाएगा। लेकिन अगर अय का मात्रा दिखाई दे देगा या आओ का मात्रा दिखाई दे देगा, आओ का मात्रा दिखाई दे देगा तो कौन सी संधि हो? वृद्धि संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? देखिए वृद्धि संधि कहाँ पर है? देखिए सबसे यहाँ पर महाऔषध, यहाँ पर औ का मात्रा है ना, तो इस तरह से आप पहचानेंगे। इसी तरह से आपको मैं अभी पूरा प्रश्न सॉल्व कराते कराते आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा जिससे आप पहचानने लगेंगे। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए सत प्लस आशय में क्या है? सदाशय। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद सही है। तो देखिए परम प्लस आत्मा, यही क्या होगा? सही होगा। ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों का यह शुद्ध है। कौन सा? पर प्लस आधीन, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो महा प्लस आशय। पावन शब्द का कौन सा होगा? पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उत प्लस लास। यण संधि कौन सा है? तो यण संधि में मैंने आपको बताया था अभी, यही या हो जाता है, वाह हो जाता है, रा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? कौन सा? यण संधि का उदाहरण में ये या वा रा आते हैं। ठीक, या तो अयादि संधि के उदाहरण में आते हैं वहाँ तो, लेकिन आ या आय रहता है, या आओ या वो आओ रहता है। वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि अभी अभी मैंने बताया कौन सी है? महाऔषध है। कौन सा है? महाऔषध है। कौन सा है? महाऔषध है। एतयो शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो अतः प्लस एव। पवन शब्द का में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी है? आयादी संधि है। जो छोटा वर्ण आए, देखिए जो छोटा वर्ण आए, शब्द आए, उसमें समानतः कौन सी संधि होती है? आयादी संधि। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, न नयन, पवन, नायिका, गायिका, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आयादी संधि के उदाहरण में आते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तल्लीन में कौन सा है? तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाता है। कौन सा? तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। कौन सी संधि है? स्वर संधि। कैसे? यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, इसलिए अन्वेषण कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष है? तो स्वर संधि से है। किससे है? स्वर संधि का है प्रकार ही है। ये देखिए नौढ़ा का संधि विच्छेद है, तो नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि में आता है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। निम्न में से संधि है एतन मुरारी, तो कौन है होगा? एतन मुरारी में स्वर संधि होगा। एतन मुरारी में स्वर संधि होगा। उड्डयन संधि का विच्छेद होगा, तो उत प्लस डयन। कौन सा होगा? उत प्लस डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा?
अभिन्न का संधि विच्छेद आ प्लस भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ प्लस भिन्न हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है तो व्यंजन संधि है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनु प्लस ऐषण, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। व्याप्त में संधि है तो कौन सी? यण संधि है। उन्नति उन्नति है तो उत प्लस नति, कौन सी? उत प्लस नति। प्रतिछवि है, प्रतिछवि है, प्रति प्लस छवि। प्रणाम तो कौन सा होगा? प्र प्लस नाम, ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा ना, ना का अड़ा हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अच्छ, प्रति प्लस अच्छ। स्वेच्छा सु प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा। सरोज, सरोज का मैंने अभी अभी बताया था, क्या हो जाएगा? सरोज का क्या हो जाएगा? सरा प्लस जा। मनोहर का और विसर्ग संधि है, मनोहर का मना प्लस हर, मनोहर। ये सभी के सभी विसर्ग संधि है। जगदीश, जगदीश कौन सा संधि है? पहली बात ये व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईश जगदीश, जगत प्लस ईश जगदीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस उदाहरण है? व्यंजन संधि। संविधान में कौन है? सम प्लस विधान। संस्कृत में सम प्लस कृत, कौन सा? सम प्लस कृत। यहाँ पर सस प्लस कृत लिखा है, सम प्लस कृत होगा ना, कृत होगा। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? यशा प्लस द, विसर्ग संधि। अंतरात्मा, अंतरात्मा में कौन सी अंतरात्मा में कौन सी संधि है? तो देखिए अंतः प्लस आत्मा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अंत्वा गत्वा में कौन सी संधि? अभी मैंने बताया था, अंततः गत्वा विसर्ग संधि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या आया है। कौन सा? या आया है, तो ये कौन सी? यण संधि है। यहाँ पर परिभाषा दे दिया गया है। ई ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व रा में हो जाता है, तो कौन सी संधि होगा? यण संधि हो जाएगा, अभी भी बताया। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। कौन सी है? मनः प्लस विज्ञान। इत्यादि में कौन सी? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तेजो मय का सही संधि विच्छेद है तो तेजः प्लस मय, तेजः प्लस मय, ठीक, तेजः प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम है? तो हरिश्चंद्र जो है उसमें कौन सा संधि? विसर्ग संधि है। महा प्लस उदय का क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय का महोदय हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस भावना हो जाएगा। वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा। भानुदय का क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, भानु प्लस उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण, अभी भी मैंने बताया था। किस शब्द में गुण संधि है? तो भारतेंदु में गुण संधि है। कौन सा? भारतेंदु में गुण संधि है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। पवन का संधि विच्छेद है तो पौधन अन, पोधन अन। देखिए अगर पावन लिखा रहे, कौन सा? पावन लिखा रहे तो पौधन अन होगा, लेकिन केवल पवन लिखा रहे तो यहाँ पर पोधन अन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है तो पुनः प्लस जन्म। इत्यादि विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है, कम से कम 10 बार तो आ गया। इत्यादि 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 यण संधि। छा वर्ण का किसके योग से बना है? तो काय और मूर्धन सा से। गुणा केस के संधि विच्छेद है तो गुणाका प्लस ईसा। कौन सा? गुणाका प्लस ईसा स्वर संधि का उदाहरण है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि में गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। यहाँ पर अर हो जाता है, री का क्या हो जाता है? महाधन ऋषि होता है तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। उल्लास का संधि विच्छेद है तो उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। यशोदा में, यशोदा में यशोदा क्या? यशा प्लस दा हो। अक्षोहिणी में ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। अक्षोहिणी में कौन सी संधि है? अक्षोहिणी देखिए अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी।
ऊहनी होता है, अच प्लस ऊहनी, ठीक है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। लघुर्मी में क्या होगा? तो लघुर्मी में कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तथायो में क्या हो जाएगा? तथयो, तथा प्लस एयो, तथा प्लस एयो। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो जो महोत्सव है, महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं। अगर शब्द कह देता तो समास हो जाता, लेकिन वर्ण कहा है तो संधि हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है तो सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय संधि का संधि विच्छेद है तो सूर्य प्लस उदय। कौन सा? सूर्य प्लस उदय। देखिए यहाँ पर आ गया पावन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा? तो पौधन अन। लेकिन अगर पवन लिखा होता केवल तो पोधन अन हो जाता, ठीक है। इसके लिए है पोधन अन पवन, और पावन के लिए क्या है? तो पौधन अन। कौन सा? पौधन अन, पवन। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है, अभी भी मैंने बताया। पोधन अन का संधि है तो देखिए पोधन अन का कौन सा होगा? पावन होगा। और जबकि पोधन अन होता, पोधन अन होता तो कौन सा हो जाता? पवन हो जाता ना। दुराशा में दुह प्लस आशा, दुराशा में दुह प्लस आशा विसर्ग संधि। मनोयोग में कौन सी होगा? मनः धन योग। रूपांतरण में क्या कौन सी संधि? रूप धन आंतरण। सब में स्वर संधि है। कौन सा संधि? स्वर संधि के उदाहरण है भाई, ये स्वर संधि के उदाहरण है। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत प्लस अनुसार। वधूर्मी में क्या होगा? वधु प्लस उर्मी होगा, वधु प्लस उर्मी होगा। बहु को वधु कहा जाता है ना भाई। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है तो सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के हैं? तो स्वर संधि के भेद हैं। क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस चारण। कहाँ है? उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर 3 में है उच्चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं। अगर यहीं पर शब्द कह देता तो समास हो जाता, ठीक। गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गौश्चरित। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोअर में पूछा गया है यूपी 80 में। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है तो उच्छ्वास में उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि है। पवन का संधि विच्छेद है तो देखिए पवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, कम से कम 7 से 8 बार तो पूछ चुका है। पोधन अन। और पौधन अवन किसका होता है? पवन का। किसका होता है? पवन का। पौधन अवन, पौधन अवन पवन का होता है। पौधन अन पवन का होता, पावन का होता है। पौधन अवन पवन का होता है। पौधन अन होगा, अवन नहीं होगा, अन होगा, ठीक। अन, पौधन अन पवन, अब पौधन अन पावन, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत्धन श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो कौन सा? रामायण में स्वर संधि है, रामायण में स्वर संधि है। भूदर्भ का संधि विच्छेद है तो भूधर बोध। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस ऐषण। ये भी 4 से 5 बार रिपीट हो चुका। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि किसका उपभेद है? स्वर संधि का। नौढ़ा नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस ऊढ़ा। व्याप्त में संधि है तो व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। तो फ्रेंड, आप मित्रों, आपने ये देखा कि जो संधि होती है,
जो संधि होती है, बस 1 से 2 मिनट में समझ लूँगा बस। जो संधि होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है और एक विसर्ग होती है। और जो स्वर संधि होती है ये स्वर और स्वर के मेल से मिलकर बनती है। किसके किसके? स्वर और स्वर के मेल से बनती है। जबकि जो व्यंजन संधि होती है ये स्वर या व्यंजन के मेल, मतलब कि प्लस के पहले भी स्वर हो सकता है, प्लस के पहले अगर स्वर है तो बाद में व्यंजन होगा, या प्लस के पहले व्यंजन है तो बाद में स्वर होगा, या व्यंजन व्यंजन हो सकता है। तो मतलब किसी न किसी तरीके से व्यंजन संधि में व्यंजन शब्द आएगा, वो चाहे आगे आए या पीछे आए या दोनों की ना ओर आए। व्यंजन संधि में विसर्ग संधि की विशेषता ये है कि प्लस के पहले ये हमेशा कौन सा शब्द है, प्लस के पहले हमेशा विसर्ग का चिन्ह का प्रयोग होगा। विसर्ग संधि में सबसे आसान तरीका है पहचानने के लिए आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। और जो स्वर संधि होता है इसके भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जुड़ाव। तो संधि की अगर परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? कि जब दो निकटवर्ती या समीप वर्णों का जब मेल होता है, जोड़ होता है, जब मेल या जोड़ होने के बाद जब उसमें कोई जब विकार होता है या कोई परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आज की क्लास ये कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चूँकि ये पीडीएफ के माध्यम से था, इसमें सारी चीज़ें दिया भी नहीं गया है, इसलिए इसमें थोड़ी समस्या हुई होगी। लेकिन एक बुक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा फिर से हिंदी, शुरुआत से बिल्कुल वर्णमाला से स्टार्ट करूँगा बोर्ड के माध्यम से, तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार हमारे साथ आप आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, ताकि दोबारा जब मैं पढ़ाने लगूं तो आप लोगों को समझ में आए। और जो भाई रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनका रिवाइज हो रहा है तो उनके लिए वो तो याद होता चला जा रहा होगा। लेकिन जो शुरुआत किए हैं उनके लिए भी बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि कोई किताब लेते हैं तो ज़रूर लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो अपने सखियों, सहेलियों, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो जो भी मैं क्लासें लूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँचेगा। और 1 तारीख से जहाँ तक है मैं इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, उसको विस्तृत डिटेल में पढ़ाऊँगा, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा, आप लोग के लाइव आकर पढ़ाऊँगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तब तक इसे आप डेली देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।